Namaste, Jai Hind, and a very, very happy Independence Day. Sitting right in front of the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, the Union Territory of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha ji. नमस्ते। नमस्कार। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी सहयोगियों को भी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है? जी, पूरी तरह से। वो दिल से लहरा रहा है या दम से लहरा रहा है? दिल से लहरा रहा है और लोगों की अब आदत बन गई है। और अभी कल ही श्रीनगर में मैं खुद तिरंगा यात्रा में शामिल था। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, भारी संख्या में पार्टिसिपेशन था। हर जिले में एक कार्यक्रम हो रहा है और अब तो आदत बन गई है। और 3 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। कुपवाड़ा में 10,000 लोग थे और हर जिले में मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा और बाकी जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लोगों के स्वभाव में था। ऐसा नहीं था कि ये लोगों की आदत में नहीं था। जानबूझकर के ऐसी परिस्थिति बनाई गई और अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। लोगों ने इसे स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया है। तो प्रतिदिन स्कूल असेंबली में भी नेशनल एंथम होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले डर था अब नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि अब डर है, पहले नहीं था। नहीं, कुछ लोगों के लिए डर है, आम आदमी के लिए डर नहीं है। और आप अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो ये जो पिछले 5 साल रहे हैं ये शांति, समृद्धि और विकास के रहे। न पत्थरबाजी होती है, न हड़ताल होती है, न स्कूल बंद होता है, न कॉलेज बंद होता है, न यूनिवर्सिटी बंद होती है। पड़ोसी देश के इशारे पर जो बंद काल दी जाती थी अब उसका कोई असर नहीं होता है। देर रात को झेलम के किनारे, झेलम रिवर फ्रंट पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लोग संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। तमाम नौजवान, बच्चे, बच्चियां। और लंबे समय बाद नाइट लाइफ श्रीनगर में जीवंत हो गई है। कैफेज में आपको 10 बजे लोग मिल जाएंगे। सिनेमा हॉल चालू हो गए हैं। बिजनेस, ट्रैफिक। और आपसे जरूर ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा इस तरह के लोगों से बात करिए तो लोग क्या सोचते हैं ये सही मायने में मालूम हो जाएगा। हाँ, एक तबका है जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए वो दिक्कत रही है। तो ये सही समय है चुनाव कराने का? जम्मू कश्मीर क्या चुनाव के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे देश में चुनाव ना हो ये संभव नहीं है। और चुनाव को आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब 370 और 35A के एब्रोगेशन का बिल लाया था तो संसद में जो बात उन्होंने कही थी और संसद के माध्यम से देश और जम्मू कश्मीर को बताई थी, उसके कंटिन्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ चीजें उसी दिशा में चल रही हैं। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट। और किसी भी सेंसिबल आदमी को यह बात समझ में आ सकती है कि अगर किसी असेंबली की सीटें बढ़ रही हैं तो उनकी बाउंड्रीज का निर्धारण कोई प्रशासन नहीं कर सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी देन असेंबली इलेक्शन। और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो सीक्वेंस वहीं से है। इस बात को गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई अवसरों पर इस बात को दोहराया है। अभी एक योगा डे पर जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 20 की शाम को एक युवाओं का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव होंगे। तो इस पूरे सीक्वेंस को उस तरह से देखिए। अब डिलिमिटेशन कहना और उसको करना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जी। जस्टिस रंजना देसाई 2 बार आई, यहाँ विभिन्न स्थानों का दौरा किया, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन,
सभी स्टेक होल्डर से यहाँ कंसल्टेशन किया, ढेर सारे सुझाव डिलिमिटेशन कमीशन को गए, दिल्ली में मुलाकात की, फिर डिलिमिटेशन फाइनल हो गया। असेंबली के चुनाव, अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई हुई थी, श्रीनगर भी थी, 2 दिन जम्मू भी थी जी। सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से। चुनाव कराने की स्थिति है कि नहीं, मैं कहूँगा कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए जी, और लोकसभा के चुनाव में 58.6% मतदान हुआ है, और केवल वैली की मैं बात करूं तो लगभग 50.4% और 50.5%। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 19 पॉइंट समथिंग यहाँ का मतदान प्रतिशत था। तो 35-36 साल में इतना मतदान लोगों ने नहीं किया था। ये क्या दर्शाता है? जमहूरियत और लोकतंत्र में यहाँ के लोगों की आस्था बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों के सुशासन के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और इसका अच्छा संदेश देश और दुनिया में गया है। तो विधानसभा के चुनाव कब होंगे, तारीख क्या होगी, ये डोमेन इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द ही वो चुनाव की तिथियां घोषित करने की उम्मीद है और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, जैसा कि निष्पक्ष चुनाव लोकसभा में भी कराया गया था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले की बात की थी और अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 45-60 दिनों में ये पूरा जो कवायद है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या अनुमान लगाया जाए कि सितंबर और अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं? जो एक्सरसाइज यहाँ चल रही है जी, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप ही तिथियां घोषित होंगी। अब इसमें यह है कि आपने कहा कि जनता ने चुना है। अब लोकसभा चुनाव में जनता ने कुछ लोगों को रिजेक्ट किया तो कुछ लोगों को इलेक्ट भी किया, जो चिंता का विषय है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां असेंबली चुनाव में भी हो सकती हैं? देखिए, 2 बात समझिए कि देश में कुछ स्थानों पर ऐसे लोग चुन करके गए हैं जो मैं समझता हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब लोकतंत्र ऐसा ही है कि जनता की इच्छा ही उसमें सर्वोपरि होती है। तो इसमें मतदाताओं में जागरूकता बढ़े और मतदाता भी इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आपके मतदान से आपके प्रदेश, आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके देश के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। तो कम से कम ऐसे लोगों को विधानसभा या लोकसभा में नहीं भेजना चाहिए जो एकता अखंडता के लिए, शांति के लिए मैं समझता हूं कि रोड़े बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाता अपने विवेक का पूरी तरह परिचय देंगे। आप संवैधानिक पद पर हैं, फिर भी मैं ये प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि चुनाव कराने से सब कुछ ठीक है, व्यवस्था है, सब कुछ है, पर चुनाव कराने से ऐसे तत्व चुनकर आएंगे जो कि देश का और जम्मू कश्मीर का अहित करेंगे और जो मेहनत पिछले 5 साल में की गई, द एफर्ट दैट्स गॉन इन, उस पर पानी फिर सकता है। इफ दैट इज अ सिचुएशन, तो फिर क्या करना चाहिए सर? एक प्रशासक के नाते भारतीय संविधान की मर्यादा में रख करके जरूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग न पहुंचे। पर आप ये नहीं कहेंगे कि अगर ऐसा माहौल ग्राउंड पर दिख रहा है तो फिर चुनाव को थोड़ा डिले कर देना चाहिए या फिर इसको नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है भारत देश की छवि के लिए और हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, यहाँ के लोगों के खून में लोकतंत्र है और चुनी हुई सरकार बने ये आवश्यक है। एक और आरोप लगता है सर, और मैं इस तरीके से इसे पूछूंगा आपसे कि जम्मू में जो हो रहा है, जम्मू रीजन में, ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि ये जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि असेंबली के चुनाव टल जाएं।
मुझे लगता है कि आरोप लगाने वाले बेबुनियाद बात कर रहे हैं और जिनके मन में चोर होता है वो इस तरह की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नहीं, पिछले 1.5 वर्ष से हाँ, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कुछ हलचल वहां चलती आ रही है। वो जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो आज स्थिति ये है कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो कश्मीर वैली एक चिंता का विषय थी। आज किसी तंजीम का टॉप कमांडर यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि जब से आतंकवाद का दौर शुरू हुआ नया रिक्रूटमेंट लगभग 0 हो गया है। जी। अब यहाँ लोकल लोग टेररिस्ट नहीं बन रहे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नहीं, जो काम प्रशासन ने, भारत सरकार ने या सुरक्षा बलों ने किया, लोगों का विश्वास जीता है। तब हमारा पड़ोसी बड़ा बेचैन है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, शांति कैसे आ गई, नाइट लाइफ का लुत्फ क्यों लोग ले रहे हैं, बिजनेस किस तरह से बढ़ रहा है, चुनाव में इतना बड़ा मतदान कैसे हो रहा है। तो वो इसे पचा नहीं पा रहा और इसलिए वो इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंड टेररिस्ट को जम्मू और कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। और विशेष रूप से जम्मू रीजन का जहां तक सवाल है, पिछले 15-16 सालों से वहां मोटे तौर पर शांति थी। फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट था अपर रीचेज पर, क्योंकि जम्मू रीजन की टोपोग्राफी बड़ी डिफिकल्ट है, जंगल, पहाड़, तो वो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक रीजन से हटा लिया गया था। अब फिर से रणनीति बना करके, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो या सीएपीएफ के लोग हों, उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उनकी तैनाती की जा रही, संख्या भी बढ़ाई गई है और गृहमंत्री जी ने स्वयं स्थिति का जायजा लेकर के एक मुकम्मल रणनीति बनवाई है। मैं उम्मीद करता हूँ संख्या हमारे फोर्सेस की बढ़ने लगी है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोग पहुंचने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पड़ोसी के नापाक इरादे सफल नहीं होंगे। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह सक्षम है और जो लोग भी ये गलती किए हैं, ये दुस्साहस किए हैं, वो वहीं पहुंच जाएंगे जहां उनके आका पहले पहुंचाए गए थे। आपने पड़ोसियों की बात की तो कुछ आपके भी पड़ोसी हैं यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। उनका ये कहना है कि फोर्सेस ने जानबूझकर इनको अंदर आने दिया, आर्मी पर टीका टिप्पणी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय आरोप है और इसकी निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, हम देश की सेना पर सवाल उठाना, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना। पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान देकर के जम्मू कश्मीर को बचाया है और उनके बलिदान का अपमान करना मैं समझता हूं किसी दृष्टि से उचित नहीं है। कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगता है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है फोर्सेस में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे ही व्यवस्था को बदल दिया गया और रूल्स को जैसे शिफ्ट किया गया पिछले साल 1.5 साल के अंदर, कि सीएपीएफ की भूमिका बढ़ गई, जेकेपी की भूमिका बढ़ गई, आर्मी का थोड़ा पीछे हो गए, तो इसकी वजह से थोड़ा तालमेल कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मैं बहुत जोर देकर के बात कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच बहुत ही बेहतर तालमेल और समन्वय है। एक एस्पेक्ट है कि जब आप आए थे, 4 साल का आपका कार्यकाल हो गया, 5 साल हो गए एब्रोगेशन को और करीब 4 साल आपका कार्यकाल हो चुका है। एक हेट से होप का एक दायरा हमको चलना था, आपने इसकी बात की थी कि नफरत से एक एस्पिरेशन, होप, आशा था। क्या ये होप आया है, खासकर माइंड? मुझे लगता है कि जो सवाल आपका है, निश्चित रूप से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और मैं इस पर कुछ बोलूं, आप यहाँ के कॉमन मैन से पूछिए, वो जरूर ये कहेगा कि साहब पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ विकास हुआ है, जिस तरह से यहाँ की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15-16 में मोटे तौर पर 1,17,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, 23-24 में 2,45,000 करोड़ की हो गई। अभी बजट हमारा देश की संसद ने पारित किया है जी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2,63,000 करोड़ की होगी। जिसके पास एक होटल था उसका दूसरा होटल बन गया,
2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आया पिछले साल। तो टैक्सी वाला, ऑटो वाला, हाउस बोट वाला, शिकारा वाला, होटल वाला, खोमचा वाला, या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में जो साल बनाता है, कारपेट बनाता है, बाकी चीजें, पेपर मेसी का काम करता है, सबकी आमदनी में भारी इजाफा हुआ है। इन लोगों के मन में जरूर भय है कि अगर स्थिति ये नहीं रहेगी तो हमारे रोजगार का क्या होगा। हाँ, क्योंकि एक ओपिनियन है गांव वाला, एक ओपिनियन है शहर वाला। नहीं, मैं गांव की भी बात कर रहा हूं। हाँ, और एक ओपिनियन है नेता वाला। गांव में भी जो लोग हैं जी, मैंने हमने ऐसी स्कीम्स अनेक प्रारंभ की हैं। मोटे तौर पर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की इकानमी बढ़ाने में जो प्रयास हम लोगों ने किए हैं भारत सरकार के सहयोग से, एक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं जब आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे में आते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विलेज कनेक्टिविटी पीएमजीएसवाई में 10 गांवों को छोड़ दीजिए तो सबको कनेक्टिविटी दे दी गई है, जो 2001 के सेंसस पर 250 से ऊपर की आबादी के गांव हैं, और वो 10 गांव भी इस साल पूरे हो जाएंगे। रेल से कश्मीर कन्याकुमारी से इसी साल जुड़ जाएगा जी। एयर कनेक्टिविटी पहले की तुलना में जहाँ 32 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर, आज 146 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। जम्मू जहाँ 8 फ्लाइट आती थी, यहाँ 44 फ्लाइट ऑपरेट हो रही। 2 नए टर्मिनल बन रहे हैं, तो एयर ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ गया है। फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स 2.5 गुना बढ़ गया है। तो कनेक्टिविटी, दूसरा पावर, पावर में भी 3500 मेगावाट का हमारा जनरेशन था, डेफिसिट में थे। 4 बड़ी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो 26-27 में पूरे हो जाएंगे, लगभग 3200-3300 मेगावाट हम जोड़ पाएंगे। सोलर पावर जहां 5 मेगावाट का प्रोडक्शन था, आज 55 मेगावाट है, हम 500 मेगावाट तक जाने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की कैपेसिटी में हमने बड़ी वृद्धि की है। क्वालिटी पावर 24/7 हम दे सकें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आरडीएसएस में जो पैसा भारत सरकार ने दिया है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर यहाँ की इकानमी की रीढ़ है। हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, इसका एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के 1 साल पहले बनाया था जी। 5013 करोड़ रुपए बजट के अलावा हम 5 साल में खर्च करने का प्लान बनाए, और यहाँ की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जी, जो कंजर्वेटिव असेसमेंट हमारा है वो दुगुना बढ़ जाएगा, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। मेरा अनुमान है कि 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें स्थान पर हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के किसानों को आश्वस्त कर रहा हूं कि हम 3रे नंबर पर आज से 3 साल बाद आ जाएंगे। 13 लाख परिवार हैं जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी से जुड़े हैं, उसमें 2,62,000 हमारे मार्जिनल फार्मर। इनका जीवन कैसे बदले, इनकी आमदनी कैसे बढ़े, 29 प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किए, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। फॉडर की डेफिसिट हमारे पास है 40% फॉडर, हम 80% फॉडर पैदा करेंगे। मीट हम बहुत इंपोर्ट करते हैं जी, उसमें हम पूरी तरह निर्भर नहीं होंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा मीट और एग का। मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस हम हो गए। तो अनेक इस तरह के प्रयोग किए गए। टूरिज्म का मैंने बताया कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन, होम स्टे यहाँ जिस तरह से पॉपुलर हुआ है, बॉर्डर एरियाज के गांव के नौजवान और युवतियों की आमदनी बढ़ गई जी। मैंने आपसे कहा कि हर होटल वाले ने एक नया होटल बना लिया। होटल और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को इंडस्ट्री का दर्जा 2021 में जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनी उसमें भारत सरकार ने दिया, उसका लाभ मिल रहा। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज़ादी के बाद से 2021 तक 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में यहाँ हुआ था। आज मोटे तौर पर 1.25 लाख करोड़ के प्रपोजल हमारे पास है। 7,000 करोड़ के काम पूरे हो गए, वो प्रोडक्शन शुरू हो गया। लगभग 20,000 करोड़ का काम ग्राउंड पर चल रहा है, जिसमें 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन इसी साल शुरू हो जाएगा जी। लैंड बैंक की हमको दिक्कत थी, लैंड लॉज यहाँ के बड़े रिग्रेसिव थे, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया, लैंड बैंक बढ़ाया है, और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रपोजल आए हैं वो रियलिटी में बदलें जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में इससे बेहतर इंसेंटिव कहीं भी नहीं है। सितंबर में वो पॉलिसी खत्म हो रही है। गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि इस पॉलिसी को
1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाए। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि भारत सरकार 1 साल के लिए इसे एक्सटेंड करेगी। देखिए, अब आपने इतना सब उल्लेख किया और ये सब ग्राउंड पर दिख भी रहा है, और मैं जाकर देख भी चुका हूँ कि झेलम फ्रंट में क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, पुलवामा में जिस तरह से मिल्क रेवोल्यूशन आया। मैंने कई लोगों से बात की, और क्योंकि हर 6-8 महीने में हमारी वार्ता होती रहती है, तो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ 5 साल से, क्योंकि उस दिन 5 अगस्त 2019 को मैं यहाँ था श्रीनगर में, तो मेरा भी एक इमोशनल टच है इस पर। मेरा प्रश्न वापस वही है सर, कि अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित चल रहा है, तो जहाँ से ये इलेक्शन आएगा और ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, ये नेता आएंगे, ये एलजी और इलेक्टेड नेता का जो तालमेल है ये बैठता नहीं है। तो अगर आप दिल्ली देखें, पुडुचेरी देखें, तो अगर वैसा होगा तो फिर क्या, ये माहौल फिर खराब हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि चुनी हुई सरकार का भी उद्देश्य मुझे लगता है यही होगा, यहाँ शांति रहे, यहाँ समृद्धि आवे और यहाँ विकास हो, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। किसी भी चुनी हुई सरकार का उद्देश्य तो यही होगा, जनता के हित की बात होगी। मैं समझता हूं कि अगर उद्देश्य सरकार का ये है, मेरा भी उद्देश्य ये है, तो फिर टकराव किस बात का। हाँ। अगर ये उद्देश्य होगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि सरकार इन उद्देश्यों को लेकर के चलेगी तो हमारा पूरा सहयोग, समर्थन हर कदम पर सरकार को होगा। देखिए, इसमें से 2 रिवायती पार्टियां हैं, उनका तो स्टेटेड पोजीशन है 370 को वापस लाने की कवायद करेंगे, सदन में आएंगे तो फिर रेजोल्यूशन पास करेंगे। नैरेटिव्स आप देखिए कि क्या किस तरह से भुने जा रहे हैं। जेल का बदला वोट से, ऐसे करके एक कैंडिडेट जीत गया। तो कितनी जल्दी ये पूरा जो काम मेहनत किया है 4-5 साल का, ये एक नेगेटिव सोच से क्या काम पूरा खराब हो सकता है? नहीं, आप नरसिम्हन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गंभीर बात कहना चाहता हूँ। जो भी लोकसभा या विधानसभा में जाता है, भारत के संविधान की शपथ लेता है जी। अब 370-35 से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। देश की संसद ने इसे एब्रोगेट किया और हमारी सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने उस पर अपनी मोहर लगा दी, वैधानिक मोहर लगा दी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद संवैधानिक दायित्वों पर काम करने वाले लोग, संविधान की शपथ लेकर के काम करने वाले लोग इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करें। मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे लगता है ये लीगली टेनेबल नहीं होगा। पर इसमें यह है कि संविधान का ही प्रयोग संविधान को सबवर्ट करने के लिए भी तो लोग करते हैं, कि संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर आकर उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इतना विवेक चुने हुए प्रतिनिधियों को होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि बीजेपी को अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो एक नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ ये था कि संविधान बदल देंगे, 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। वैसा ही यहाँ पर है कि आप हमें बहुमत दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे, 370 को वापस ले आएंगे। आप ये खेल खेला जाता है हर बार। किसी भी असेंबली को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान में कोई संशोधन कर सके। हाँ, पर अपनी तरफ से अगर परिस्थिति सब लोग जानते हैं, और राजनीतिक दलों, नेताओं को भी मैं समझता हूं कि भावना भड़का करके अल्पकालिक लाभ लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर जैसे बॉर्डर स्टेट में जो पिछले 30 साल से आतंकवाद का दंश झेला है, पता नहीं कितने निर्दोष, 50 हजार निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी संख्या में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बलिदान दिया है। मैं समझता हूं कि आग से खेलने की जरूरत किसी को नहीं है। एक मैं आपसे, क्या आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको लगता है कि एक फॉर्मूला हो सकता है कि बॉर्डर इलाके जो है, जैसे लद्दाख हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर है, वहाँ PLA चीन बैठा हुआ है, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गए, ऐसे क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान, एक फॉर्मूला हो सकता है जहाँ जनता की भी आवाज़ सुनी जाए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऐसा हो कि चीज़ें हाथ से ऐसे ना फिसलें कि देश को खतरा हो? मुझे लगता है कि देश के राजनीतिक दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी सुरक्षा
के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इस पर एक देश के राजनीतिक दलों में और पूरे देश में एक आम राय बननी चाहिए। प्रधानमंत्री जी हाल में आए थे तो कोई डिफरेंस लगा? एक समय ऐसा था जब पीएम आए तो सबने कहा देखिए पीएम डल झील में तो थे लेकिन पीएम के आसपास कोई नहीं था, पीएम को देखने वाला कोई नहीं था, वो माहौल अलग था। अब की बार कैसा था? मैं एक तो लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, शायद वो उस रैली की तस्वीर आपने देखी हो जी। और अगर मेरा भाषण आपने सुना होगा तो मैंने एक बात कही थी कि अभी जो कैपेसिटी है वो ओवरपैक हो गया था। हाँ। बगल के इंडोर स्टेडियम में SKICC में पूरा भर गया था मैदान और हॉल, और मैंने उस दिन कहा था कि अगर कोई ऐसा स्थान होता जहां 2 लाख की कैपेसिटी है तो वो भी शायद ओवरफ्लो हो जाता। और लोग स्वेच्छा से आए थे, ये लाए नहीं गए थे। नहीं, ये भी आरोप था कि बसों में भर भर के बंदूक तान के इनको डरा के लाया गया। आरोप मुझे लगता है कि बड़ा आसान है लगाना, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई प्रशासन, किसी प्रशासन के पास ये मादा नहीं कि आम आदमी को डरा करके इतनी बड़ी संख्या में ले आवे। लोग दिल से आए थे, उनका जो जोश था, उनका जो उत्साह था, मैं समझता हूं कि वो देखने लायक था। ये जो अभी जम्मू में हो रहा है इसकी वजह से क्या ये नैरेटिव खराब होगा? और मैं इसे एक इंटरनेशनल तौर से पूछना चाहता हूँ। एक आपने कहा कि पड़ोसी मुल्क है जो दुश्मन है वो यहाँ लोगों को भेज रहा है, FT ट्रेन टेररिस्ट भेज रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि जितने हैं यहाँ पर वो सभी FTs हैं? तो वो तो ऑन ग्राउंड जो एक प्रॉक्सी वॉर वाली बात हो गई। एक है जो नैरेटिव वॉर है, तो पहले प्रॉक्सी वॉर पे बात करते हैं, फिर नैरेटिव पे मैं आपसे पूछूंगा। ये मैंने पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। हाँ। कि ये पड़ोसी के इशारे पर ट्रेन, जिस तरह का नाइट विजन, जिस तरह के हथियार मिल रहे हैं वो सीधे समझ में आ रहे हैं। इंटेलिजेंसीज के पास भी पर्याप्त सूचना है। और कितने होंगे? 50 के करीब हैं, 40-50 के करीब हैं कहा जाता है जी। एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन जम्मू रीजन में 45-50 के आसपास हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, नैरेटिव का जहां तक सवाल है तो डे 1 से पड़ोसी की ये कोशिश रही है, और उसको ये पछता नहीं है कि यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, उसको ये पछता नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। तो दुनिया को ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो ये प्रयास करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। उसमें जो अच्छी बात ये है कि अब भारत का समर्थन या भारत के पक्ष का समर्थन पूरी दुनिया में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इवन 5 अगस्त 2019 के बाद भी बहुत कोशिश की, अनेक हमारे इस्लामिक देशों ने भी कहा कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। तो जो समर्थन आज भारत को प्राप्त है और पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो एक वातावरण बना है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और इसलिए विशेष रूप से कोशिश करता है ये बताने की नहीं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं। क्योंकि अब कहा जाता है कि वेस्टर्न मीडिया एक ताकत वहां पर है जो एक ब्रांडिंग, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करती है परसेप्चुअल सॉफ्ट तरीके से। उधर से चीन का हाथ है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां पर इंटरेस्ट वेस्टर्न पावर्स की है, अफगानिस्तान के मद्देनज़र, चीन की है सीपेक के मद्देनज़र, और इसके ऐसे केस में आपको लगता है कि इसको झेल पाएगा इलेक्शन के बाद जब एक 50-50 या 60-40 की गवर्नमेंट होगी, नैरेटिव्स में थोड़ा सा फर्क आएगा, हेडलाइंस चेंज होंगी? अब भारत एक मजबूत देश है और मैं समझता हूं कि एक समर्थ देश भी है। किसी परिस्थिति का मुकाबला करने में भारत और वर्तमान सरकार समर्थ है, ऐसा मैं मानता हूं। वर्तमान सरकार को ही वीक देखा जाता है, 240 पे अटक गए। आप मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन का उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि नैरेटिव के लिए कुछ बात कही जाए ये अलग बात है, लेकिन ये भी सच है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से जनता का विश्वास लेना आज के माहौल में, ये भी स्वयं में मैं समझता हूं कि कीर्तिमान है। आप चुनाव में भी इधर उधर थे, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर हैं, तो आपने ओवरऑल मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खुल के प्रचार किया। चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं था। पर अब यहां से 23 साल बचे हैं भारत के 100 साल होने में। अंतिम 2 प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप
के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, खासकर अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर में रहकर आप देखें, क्योंकि आपने आपकी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में की, उसके बाद आप यहाँ आए 4 साल में, तो ये आज़ादी के मायने क्या हैं और भारत की स्टोरी आप कैसे आगे बढ़ती हुई देखते हैं? एक तो आप ये समझिए कि आज़ादी के मायने यही हैं कि वास्तव में गरीबी हटाओ नहीं, देश से गरीबी का खात्मा हो ही जाना चाहिए जब हम आज़ादी के 100 साल बने। और केवल गरीबी नहीं, मैं समझता हूं कि अब विश्व के सामने जो नई आवश्यकता है, नई चुनौतियां, उसका पूरी तरह से सामना करने लायक भारत बने। स्किल इंडिया वास्तव में एक ऐसा नारा है कि अब हमारा हर नौजवान जो है वो उसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, तो पूरी तरह से एक ऐसी वर्कफोर्स, क्योंकि आज हम युवा भारत हैं, कुछ साल बाद हमारे यहाँ भी एजिंग होगी, तो मैं समझता हूँ कि उस पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, मुझे लगता है कि अब देश के सामान्य नागरिक का ये संकल्प बनता जा रहा है। और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि जो सपना यहाँ के लोगों ने देखा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सपना हकीकत में जरूर बदलेगा। और जो सेंटर की स्कीम्स हैं वो नेशनलिज्म का एक फेवर है ना, जो भारतीयता की हम बात करते हैं, आपको दिखता है जब सेंटर की स्कीम्स यहाँ एडमिनिस्टर होती है? आपने कहा कि बहुत बड़ा बजट में भी विस्तार हुआ है, 2,63,000 करोड़ का बजट है, तो ऑब्वियसली आप स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तभी आपके पास फंड्स आ रहे हैं। अब तो बताया जा रहा है कि ऐसा ही सिस्टम है, पर वो अपने लिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक वो नेशनलिज्म, तिरंगे के प्रति उनका समर्पण, ये आपको दिखता है यहाँ? नहीं, वो देशवासियों के लिए कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता तो हर भारतीय में जितनी प्रबल होगी, मैं समझता हूँ कि भारत के विकास की रफ्तार भी उतनी तेज होगी। तो जम्मू कश्मीर में अभी वो राष्ट्रीयता वाली बात आपको दिखती है कि पहले वाला मॉडल है कि भाई इंडिया है और हम जम्मू कश्मीर हैं, हम अलग हैं? अब उससे जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है। अब जम्मू कश्मीर का सामान्य आदमी ये मानता है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, ऐसे मुल्क के साथ नहीं है जो अपने लोगों को सामान्य नागरिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। और यहाँ तो एकदम बगल का मामला है, यहाँ अस्पताल भी है, यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ ट्रैफिक भी है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी भी है, यहाँ दवाई भी है, और बगल में आटे के लिए लंबी लाइन और लाठीचार्ज हो रहा है। तो यहाँ तो लोग देख रहे हैं, और अब वास्तविक स्थिति का अंदाज यहाँ के सामान्य नागरिक को भी हो गया है। आपका तो स्वतंत्रता दिवस के दिन जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधन होता है, लेकिन हमारे नेटवर्क के माध्यम से एक छोटा सा संदेश उनको भी और पूरे देशवासियों को भी। एक तो मैं जम्मू कश्मीर और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये दिन होता है जब हम अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हैं, जिनकी तपस्या और संघर्ष के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों के बलिदान को भी हम नमन करते हैं, जिनके कारण जम्मू कश्मीर आज विकास के रास्ते पर, क्योंकि शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, विकास के रास्ते पर बढ़ाने में मदद किया है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का ये सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि 2047 में जब विकसित भारत बने तो उसमें जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर का भी कहीं से कम योगदान न हो। आपसे हर बार बात करके अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है आपसे मिलकर के, इस बार लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी।